सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि देखो सड़ क्रिया काल अर्थात इस शब्द का मीन समझो कि सड़ मतलब क्षय, क्रिया मतलब एक्टिविटी यानी चिकित्सा, क्रिया हमेशा चिकित्सा का ही पर्याय है, काल मतलब समय। तो आपके पास भाई 6 का मतलब 6 टाइम दिए जाएँगे, 6 टाइम दिए जाएँगे जब आप चिकित्सा कर सकते हो, ठीक है? अर्थात हमेशा व्यक्ति के पास एक ही समय होता है, ध्यान रखना। लेकिन आयुर्वेद में 6 समय बताए गए हैं कि बेटा आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट कर लेना है और फिर भी ना आए तुमको तो ये समझना है तुम भी बर्बाद और बेचारा पेशेंट भी बर्बाद है, ठीक है? अधिकतर से हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास पेशेंट पता कब आता है? जब पूरी दुनिया में घूम फिर के चारों जगह दिखाया आता है वो, फिर उसके बाद हमारे पास आता है, फिर कहता है डॉक्टर साहब आप ही ठीक कर पाओगे। फिर भी हम लोग उसमें कम से कम 30 या 20% उसमें रिलीफ देते हैं, है ना? क्योंकि वो हमारे पास बहुत लेट आता है। जबकि हमें कहा गया है कि भाई जो मतलब आना चाहिए तो उसके लिए 6 समय दिए गए हैं। तो उनमें से चाहे पहले टाइम पे आ जाओ, पहले काल पे या दूसरे काल पे आ जाओ या तीसरे काल पे आ जाओ या चौथे काल पे आ जाओ, लेकिन छठवें काल पे आ रहे हो अर्थात आपने समस्या को बढ़ा लिया है। तो ये 6 काल आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और इन्हीं काल के दौरान यहाँ पर चिकित्सा करनी है, ठीक है? तो सबसे पहला है आपका सड़ क्रिया काल का वर्णन आपको कहाँ मिलेगा, किस संहिता में मिलता है? तो ये पहला क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव। क्योंकि हम जिस अध्याय को पढ़ रहे हैं, जो चीज़ पढ़ रहे हैं, उसके बारे में डिटेल सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी आपको? याद रखें सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 21वें अध्याय में मिलेगा, ठीक है? सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 21वें अध्याय में और उस अध्याय का जो नाम है वह है व्रण प्रशमनी अध्याय। अर्थात यहाँ पर व्रण से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि वुंड क्या होता है, वुंड की हीलिंग कैसे होती है, वुंड में से गंध कैसी आती है, वुंड के कलर क्या है, दुनिया भर की बातें यहाँ पर की गई हैं, ठीक है? तो ये कभी मत भूलना, है ना? अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है कि सड़ क्रिया काल का विस्तार से वर्णन किस संहिता में किया गया, आपको बताना है सुश्रुत संहिता में। साफोर सड़ क्रिया काल, साफोर सुश्रुत संहिता, ध्यान रखेंगे, ठीक है? फिर कहा गया है इसके लिए श्लोक कहा गया कि बेटा सभी लोग अपने माइक बंद करें, किसी का माइक ऑन है। तो संचयम च प्रकोपम च प्रसारम च स्थान संश्रयम व्यक्ति भेदश्च यो व्यक्ति दोषणाम स भवेत भीषक। अर्थात यहाँ पर आपकी प्रोसेस बता दी गई है कि देखो पहली जो अवस्था होती है उसे हम संचय कहते हैं, दूसरी प्रकोप है, तीसरी प्रसर है और चौथी स्थान संश्रय है। फिर आपके पास व्यक्त आ जाती है और सबसे लास्ट में भैया भेद अवस्था आ जाती है, ठीक है? तो ये आपकी 6 अवस्थाएं होती है और इन्हीं 6 अवस्थाओं को क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है, टाइमिंग कहा जाता है, ठीक है? अब देखो अ, ये सारी चीजें यहाँ पर बता दी गई हैं, आप एक बार देख सकते हो, ठीक है? क्षय क्रिया काल, क्रिया भाई चिकित्सा का पर्याय होता है, काल मीन समय होता है, ये सारी डिटेल्स है। फिर बताया गया है संचय काल क्या होता है, तो आपको बताना है कि स्वस्थान में दोषों की वृद्धि, अर्थात आपको पता है आपके पर्टिकुलर एरिया में एक अपना नया दोष होता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि सभी जगह एक समान ही दोष हो, ऐसा दिमाग से निकाल देना। आपको पता है कि पक्वाशय प्रधान वात, आमाशय पित्त, ठीक है? उरु स्थान कफ, ये प्रधान वाले स्थान है। तो ये कह रहे हैं कि ये अपने ही स्थान पर स्वयं की हल्की सी वृद्धि करेंगे बेटा, हल्की सी वृद्धि, ठीक है? ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा वृद्धि कर रहा है, वृद्धि का मतलब चाहे हल्की हो चाहे ज्यादा हो, है ना? तो यहाँ पर जो संचय का मीन्स होता है इकट्ठा होना, क्या होना? इकट्ठा होना, ठीक है? अर्थात हल्की सी वृद्धि करेगा, ज्यादा वृद्धि नहीं करेगा, दिमाग में रख लेना इस चीज को। संचय का मीन्स हल्की सी वृद्धि करना। तो यहाँ पर देखो सुश्रुत जी क्या कहते हैं कि सबसे अच्छा पॉइंट है कि इसमें लक्षण क्या होते हैं, तो आपको बताना है कि लक्षण में सबसे पहले आपको बताना है कि वात अगर वहां पर संचय हुआ है वात वाले स्थान पर तो स्तब्ध पूर्ण कोष्ठा, अर्थात वो स्थान क्या हो जाएगा? स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, अर्थात जितने भी वहां पर जितने मतलब जहां जहां वात स्थित है तो वो स्थान जो कोष्ठ है वो सभी पूर्ण हो जाएंगे, यानी फूल जाएंगे हल्के हल्के से, ठीक है? स्तब्ध मतलब भर जाएंगे वो।
ठीक, और जकड़ जाएँगे और वो भर जाएँगे। तो आप सभी को पता है ये सब बात का लक्षण है, ठीक है? फिर कहा जाता है कि पित्त अगर संचय हो जाएगा तो क्या शरीर में लक्षण आएगा? तो मंद ऊष्मता अर्थात आपकी अग्नि मंद हो जाएगी। ये रिलेशन सभी लोग याद रखेंगे। मैंने शायद देखा आप लोगों का दिमाग चलता है तो आप लोग सोचते हैं पित्त बढ़ गया मतलब अग्नि बढ़ गई। दिमाग से क्रॉसिंग कर लेना, खत्म कर देना ये कॉन्सेप्ट। क्योंकि भैया पित्त अलग है, अग्नि अलग है, ठीक है? यहाँ पर याद रखेंगे कि पित्त अगर बढ़ गया आपके शरीर में अर्थात कहीं ना कहीं आपकी अग्नि मंद होगी, तभी आपके शरीर में पित्त बढ़ा है। अन्यथा अगर अग्नि साम्य अवस्था में होती तो भाई आपका पित्त साम्य अवस्था में होता, ठीक है? फिर कहा जाता है कि पित्त आभासता अर्थात आपके शरीर में पित्त अलग से ही आभास होने लगता, ठीक है? अलग से ही पित्त दिखने लगता कि हाँ भैया ये हमारे शरीर में पित्त के संचय के लक्षण है। तो पित्त आभासता और मंद उष्णता अर्थात उष्णता मतलब अग्नि के लिए कहा गया है, उष्णता अग्नि का पर्याय है, तो मंद हो जाती है यहाँ पर अग्नि। और कफ के लिए कह रहा है कि अगर कफ संचय हो गया तो बताएंगे कि भैया गौरव हो जाएगा शरीर में, यानी हैवीनेस फील होगी, आलस्य बना रहेगा और चाय करण भी द्वेष अर्थात आप यहाँ पर जो चय के जो कारण है, ठीक है, यानी संचय के जितने भी कारण हैं उनसे द्वेष होने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है? जिन जिन कारणों से भैया ये कफ बढ़ रहा है तो उनसे धीरे धीरे द्वेष होने लगेगा। आपको समझ में आने लगेगा कि कहीं ना कहीं आपके शरीर में कफ का संचय हो रहा है, ठीक? तो ये तो सारे लक्षण हो गए आपके संचय काल के, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है? ऑब्जेक्टिव इन्हीं में से बन जाता है। पित्त के संचय के लक्षण क्या है तो आपको बताना है कि मंद उष्णता, पित्त आभासता। वात के क्या है? स्तब्ध पूर्ण कोष्ठा। एक ही लाइन याद रखना है, स्तब्ध मतलब जकड़ जाएगा वो ऑर्गन और उसमें भैया पूर्ण कोष्ठता हो जाएगी, यानी फूल जाएगा, हल्का सा स्वेलिंग टाइप की हो जाएगी, ठीक है? ये चीजें याद रखिए। अब उसी प्रकार से यहाँ पर मैं बागवट का नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल सुश्रुत का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि बागवट का भी लगभग वैसा ही है, कोई अलग से नहीं है। नेक्स्ट हमारी अवस्था है प्रकोप काल। तो ये कह रहा है कि देखो अगर ऐसी ऐसी स्थिति आती है, ठीक है? आप सभी को पता है कि भैया जैसे भी खांसी होती है तो खांसी से पहले जुकाम होता है। अगर हमने जुकाम के टाइम पे ही उसको ठीक कर लिया तो खांसी क्यों होने देंगे? और सपोज दैट अगर आपकी खांसी का इलाज ही नहीं हुआ तो खांसते खांसते 3 महीने हो गए, तो खांसते खांसते 3 महीने हो गए अर्थात आपने अपने शरीर में टीवी को जन्म दे दिया। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो, ठीक है? तो ये वही कह रहा है कि भाई पहली वाली जो अवस्था आती है उसी में ठीक कर लो, यानी संचय अवस्था जब आपके शरीर में कफ का संचय हो रहा था तभी आप ठीक कर लेते, है ना? क्यों भाई जुकाम बनाया आपने, जुकाम से फिर खांसी बनाई, फिर खांसी से टीबी बना ली, है ना? फिर टीबी के बाद भैया ओज 6 बना लोगे, है ना? ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाती समस्याएं। तो आपको संचय अवस्था में ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। फिर यहाँ पर बताया गया प्रकोप काल। तो जैसे ही संचय हुआ, ठीक है, संचय पर अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि भाई आप प्रकोप काल में ट्रीटमेंट कर लीजिए। देखो प्रकोप काल के क्या लक्षण है। कहा जाता है कि दोषों का अनुमार्गी होना अर्थात जो आपके दोष अनुलोम गति में चलते हैं, ठीक है, नीचे से मतलब ऊपर से नीचे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्मार्गी हो गए। उन्मार्गी का मतलब क्या है कि उल्टा सीधा गति करने लगे इधर उधर, ठीक है, नीचे से ऊपर, ऊपर से दाएं बाएं, इस तरीके से उन्मार्गी होता है, ठीक है? तो दोष उल्टा सीधा गति करने लगे हैं। अब यहाँ पर देखो लक्षण क्या बात के कहते हैं कि कोष्ठ तोद संचरण अर्थात जो कोष्ठ है जितने भी आपके शरीर में, तो वहां पर क्या होगा? तोद संचरण अर्थात एक चुभन जैसी पीड़ा होने लगेगी। तो वहां पर क्या था संचय में कि भाई स्तब्ध हो गया था, जकड़ गया था हल्का फुल्का, और वहां पर पूर्ण कोष्ठता हो गया, मतलब वो कोष्ठ पूर्ण हो गया था, मतलब फूला फूला हो गया, भर गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? तोद संचरण, कोष्ठ में चुभन सा संचरण होने लगा। पर नेक्स्ट देखते हैं पित्त। पित्त में अम्लिका, पिपासा और परिदाह अर्थात आपको बार बार खट्टी खट्टी डकारें आने लगेंगी, बार बार प्यास लगेगी और शरीर में जलन सी फीलिंग होने लगेगी। जबकि वहां पर क्या था कि पीत आभासता, मंद उष्णता, ये लक्षण याद रखना। ये संचय के हैं लेकिन ये संचय से स्टेप आगे की है। तो धीरे धीरे पित्त बढ़ गया तो क्या होगा? पेट में जलन होगी, है ना, परिदाह होगा और बार बार एसिडिटी बनेगी। जब तुमको बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती होगी तो तुम देखते ही होगे तो ये पानी पिला दो, पानी पी के हम अपनी एसिडिटी कम कर लें,
है ना। तो ये सारी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कि कफ में, तो ध्यान रखेंगे वहां पर गौरव था, आलस्य था, संचय, कर्ण द्वेष था, अर्थात वहां द्वेष कर रहे थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा कि कफ थोड़ा सा प्रकोप हो गया तो अन्न द्वेष हो जाता है। ध्यान रखना, जो लोग बहुत ज्यादा मोटे व्यक्ति होते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं वो लोग ज्यादा नहीं खाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। उन्हें अन्न द्वेष हो जाता है, वो एक दो रोटी खाएंगे, है ना, ज्यादा नहीं खाते हैं, ठीक है। और हृदय उत्कलेश हो जाएगा, अर्थात हृदय के चारों तरफ कफ का आवरण धीरे धीरे फैलने लगेगा, है ना। तो हृदय उत्कलेश और अन्न द्वेष कहाँ आएगा आपका, कफ के प्रकोप में आएगा। कहाँ आएगा, कफ के प्रकोप में आएगा, ठीक। तो ये सभी लोग याद रखेंगे, है ना। अच्छा, ये सारी चीजें जे हमारी जो 6 स्टेप है, एक बार इनके नाम सुन लो, है ना। नाम बता चुका हूं, लेकिन इसे हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली लेके चलते हैं आपकी लैंग्वेज में। मैंने क्या किया, आप लोग गैस पे मेरे ख्याल से सभी लोग काम करते होंगे, है ना, प्लेटफॉर्म पे। ये गैस जला दी मैंने, ध्यान से देखना, ठीक है। इस तरीके से ये गैस जल रही, इसके ऊपर एक भाई तपेली रखी हुई है ना। ये तपेली है, इसमें दूध है, ठीक है, ये दूध है, ध्यान रखना। अब क्या हुआ, ये चालू हो गई गैस, गैस चालू हो गई। अब ये दूध क्या हुआ कि यहाँ से थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ा, ठीक है, यहाँ तक आ गया ये दूध, ध्यान रखना, यहाँ तक, ठीक है। यानी कि ये आपके यहाँ तक आ गया, और जबकि ये था कहाँ तक, यहाँ तक था नॉर्मल अवस्था में, ठीक है। तो इसे यहाँ पर जो आ गया तो इसे हम संचय अवस्था कहते हैं। यानी कि जब दूध में देखा होगा मलाई सी इकट्ठी होने लगती है तो ये क्या होता है, संचय अवस्था होती है, ठीक है। यानी इकट्ठे हो रहे हैं सारे के सारे दोस्त, है ना, जहां पर जो होता है। अब क्या है कि थोड़ा सा हमने गैस को और तेज कर दिया, अब ये दूध क्या होगा, थोड़ा सा और ऊपर आ गया, यानी कि ये प्रकोप हो गया, है ना। इसकी किनोरी किनोरी पे आ गया, ठीक है। किनोरी किनोरी पे जैसे ही आया तपेली के, अब ये क्या हुआ भैया, प्रसर, प्रसर अवस्था में ये बाहर आ गया, ये फैल गया, लो ये दूध फैल गया बाहर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये होता है प्रसर अवस्था, ठीक है। तो बीमार गमने, ये इसका लक्षण है फेवरेट प्रसर अवस्था का, अर्थात जहां जिसको जो रास्ता दिखेगा उस रास्ते में चला जाएगा। तो ये रखा हुआ सिलेंडर, ठीक है, तो सिलेंडर के आसपास भी चला गया। ये पानी की टंकी रखी हुई है, इसके पास भी चला गया, वगैरह वगैरह। ये प्लेटफॉर्म के यहाँ चला गया, वहां चला गया, चारों तरफ ये गति कर रहा है दूध, ध्यान रखेंगे। इसे हम बोलते हैं बीमार गमने, है ना। जहां जिसको जो खाली स्थान दिख रहा है, मतलब जो स्थान दिख रहा है वहां पर वो जा रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रसार अवस्था में गति करने की अवस्था होती है यहाँ पर, ठीक है। फिर चलते हैं, आपका प्रसार के बाद आता है आपका कौन सा, स्थान संचय, अर्थात ध्यान रखेंगे कि जिसको जो स्थान बेटा मिला वो वहां पर स्थायी हो गया। अर्थात यहाँ पर दूध को स्थान मिला सिलेंडर के नीचे तो ये यहीं जमा हो गया, ये टंकी के नीचे जमा हो गया, ठीक है। ये वगैरह वगैरह स्थान संश्रय कर लिया उसने, यानी अपना स्थान ग्रहण कर लिया उस दोस्त ने, बोले अब हम नहीं टिकेंगे, ठीक है, अब हम नहीं यहाँ से टिकेंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप, याद रखेंगे, सेकंड है स्थान संश्रय के बाद आता है व्यक्तावस्था। अब क्या होगा कि यहाँ पर घर में जितने भी बैठे होंगे वो सभी कहेंगे अरे यार ये दूध की बदबू कहाँ से आ रही है, अर्थात वो व्यक्त कर रहा है कि मैं फैल चुका हूँ, आप मुझे देखने आए हो और मुझे साफ कर दो, ठीक है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर व्यक्त अवस्था में यहाँ पर व्यक्त होने लगता है, लोगों को पता लगने लगता है कि हाँ तुम इधर उधर फैल चुके हो, ठीक है, दिखने लगता है अच्छे से। तो यहाँ पर याद रखें, इसे हम व्यक्तावस्था कहते हैं। यहाँ पर हमेशा व्यक्ति के शरीर में पूर्व रूप प्रकट होने लगते हैं, है ना, सॉरी रूप प्रकट होने लगते हैं, मतलब लक्षण प्रकट होने लगते हैं व्यक्तावस्था में, अच्छे से बीमारी व्यक्त हो जाती है, यहाँ लक्षण व्यक्त होते हैं। फिर होती है भेदावस्था। तो भेदावस्था में जैसे कोई बीमारी है, बात समझना कि संधिवात है या आम बात है, तो इसके फिर टाइप निकल के आते हैं कि वातज है, पित्तज है, कफज है, कौन सा है भाई, है ना। जिस बीमारी के जितने भी टाइप हैं वो सारे के सारे भेदावस्था में आ जाते हैं, इसलिए इसे भेदावस्था कहा जाता है। क्योंकि पहले स्टार्टिंग में जो बीमारी थी हमारे पास, जैसे आपको जुकाम हुआ, सपोज दैट, है ना, खांसी हुई, कुछ भी हल्की फुल्की बीमारी हुई, तो उस बीमारी के लक्षण प्रकट होंगे। और जैसे ही उसको 7-8 दिन हुए फिर आपको समझ में आने लगा कि जुकाम के साथ साथ नाक के अंदर भैया जलन भी हो रही है, अर्थात समझ में आना चाहिए ये कहीं ना कहीं पित्तज वाला जुकाम है,
है ना। अगर बहुत ज्यादा ही नाक आ रही है तो समझ जाना ये कफज वाला जुकाम है। अगर समझ में आए कि नाक में दर्द हो रहा है तो समझ में आना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं वातज वाला जुकाम है। ठीक है, जुकाम को आयुर्वेद में प्रतिसाय कहा जाता है। ठीक है, प्रतिसाय। तो चीजें क्लियर हुई। आप इस एग्जाम्पल से मेरे ख्याल से लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, नहीं तो जिंदगी भर आप लोग संचय प्रकोप प्रसार अवस्था ही करते रहोगे। मैंने ये दूध वाला एग्जाम्पल दे दिया है, इससे आपकी लाइफ में ये प्रैक्टिकल रोज करते होगे आप लोग। ठीक है, तो ऐसा आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाला एग्जामिनर भी कहेगा कि वैसा बंदे ने बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक, चलो नेक्स्ट। तो प्रकोप में चलते हैं। प्रकोप अवस्था के लक्षण आपको याद रखने हैं। कहा जाता है कि देखो, जब प्रकोप हो जाता है, ठीक है, तो प्रकोप में क्या है, प्रकोप बता चुका हूं। प्रसर, प्रसर में आप सभी को याद रखना है कि बात बीमार गमन आटोप, अर्थात वो इधर उधर गति करने लगेगा, है ना, बीमार गमन हो जाएगा, उल्टे सीधे मार्ग में जाएगा। और आटोप का मीन्स होता है दर्द होने लगेगा। पहले मैंने सुई चुभोई थी, इतना हल्का सा दर्द हो रहा था, है ना, तोद वाला। ठीक है, तोद संचरण वाला। लेकिन अब ये सुई नहीं चुभ रही है, अब ऐसा लग रहा है जैसे बम गोला फूट रहे हो, है ना, मतलब बहुत कर्रा वाला दर्द है, ध्यान रखना है ना। ये होता है आटो। आटो, पेट में बहुत ज्यादा, जितने भी कोष्ठ हैं आपके उन सभी में बहुत ज्यादा दर्द होना, ये आटोप होता है। फिर कहते हैं कि पित्त, पित्त के लिए ओस चोस परिदह धूमाई, अर्थात वहां पर पित्त आभासता थी, है ना। फिर बाद में क्या हुआ, अम्लिका होने लगा, अर्थात एसिडिटी एसिडिटी होने लगी। लेकिन अब क्या हुआ, स्टेप आगे बढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर ज्यादा पित्त बढ़ गया तो क्या होगा, धुआं निकल जाएगा तुम में से। ठीक है, ध्यान रखना, इतना धुआं निकल जाए, धूमायन, अर्थात आपकी आंख कान में फीलिंग होने लगेगी कि जैसे धुआं निकल रहा हो। परिदा, पूरी बॉडी में जलन होने लगेगी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे केस आते हैं। ओस चोस का मतलब है कि बहुत बार बार भैया पसीना आना, है ना, और फिर पोछना, है ना, तो ये होता है ओस चोस। ठीक, फिर होता है कफ का प्रसर। कफ के प्रसर में भाई आप सभी लोग याद रखेंगे कि यहाँ पर आरोचक हो जाएगा, यानी कि भूख बिल्कुल ही नहीं लगेगी। अगर स्टेप बाय स्टेप चलो ना, कि आपको एक दिन खाना मतलब नखड़े दे रहे हो कि भाई मैस के खाने में मजा नहीं आ रहा है, यानी अन्न द्वेष स्टार्टिंग में होता है। फिर धीरे धीरे यही आपके साथ डेली डेली होने लगा तो आपको एक अवस्था स्टार्ट हो जाएगी आरोचक, जिसे अरुचि बीमारी कहा जाता है। ठीक है, तो जब आप किसी खाने से द्वेष करोगे तो धीरे धीरे आपको भूख ही खत्म हो जाएगी, तो इसे हम अरोचक कहते हैं। फिर कहा जाता है अविपाक। अविपाक में यहाँ पर आपका खाना अच्छे से नहीं पचेगा, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ कफ का आवरण हो चुका है। फिर है अंग साध, पूरे पूरे अंगों में दर्द सी फीलिंग होना, है ना, या ऐसा समझना कि हाँ बस अंग साध मतलब दर्द सा हो रहा पूरे अंगों में, टूटन सा होना, सर्दी, वॉमिटिंग होना। तो ये अलग से ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, है ना, कि कफ का प्रसर अवस्था का लक्षण बताइए, तो आपको बताना ऑप्शन में कि भाई छर्दी होता है, अंगसाद होता है, अविपाक होता है, अरोचक होता है। तो ये जब तक आप लोग लिखोगे नहीं तब तक याद नहीं होने वाले। आप सोचो एक बार रीड करने पे बिल्कुल याद नहीं होने वाले। ठीक है, टफ कुछ भी नहीं है, बस आपको लिखना है। कफ के प्रसर वाले लक्षण कौन से हैं, प्रकोप वाले लक्षण कौन से, संचय वाले लक्षण कौन से हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो ये सारी अवस्थाएं बता रहा है कि भाई जब दूसरी अवस्था में नहीं कर पाए ट्रीटमेंट तो तीसरी अवस्था में कर लो, है ना, तीसरी में चौथी में कर लो। अच्छा, यहाँ पर भागवत का एक पॉइंट है, सभी लोग देख लो कि प्रसर अवस्था में वात के द्वारा दोषों के प्रसर 15 प्रकार से होते हैं। भागवत भैया थोड़ी ज्यादा ही डीप में चले गए हैं। ठीक है, वात के जो प्रसर के जो प्रकार है वो 15 प्रकार के हैं। तो ये अलग से पॉइंट याद करना हो तो कर लीजिए, अच्छा पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके पास टेबल आ चुकी है, पूरा पूरा कंपैरिजन करके यहाँ पर लिख दिया गया है। कहा जाता है जैसे वात है तो संचय अवस्था में स्तब्ध पूर्ण कोष्ठ, प्रकोप हो गया तो टोद हो जाएगा कोष्ठ में, और अगर प्रसर हो गया तो आटो को बीमार गमन हो जाएगा, और अगर पित्त का संचय हो गया तो पीतावस्था मंद उष्णता, अगर प्रकोप हो जाएगा तो अम्लिका हो जाएगा, और पिपासा हो जाएगा, परिदा हो जाएगा, तथा प्रसर में ओस चोस
परिदाह धूमायन, मतलब लास्ट में बेटा धुआं निकल जाएगा, ध्यान रखना। फिर है कफ में गौरव है आलस्य विद्वेष है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरे में प्रकोप में अन्य से द्वेष कर रहा था, हृदय उत्क्लेश था। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हृदय उत्क्लेश। जब डेली डेली आप लोग अन्न द्वेष करने लगोगे तो लास्ट में आपके पास अवस्था आएगी अरुचि, ठीक है, अरुचि। खाना आना भी नहीं पचेगा, अंग साध हो जाएंगे, लास्ट में भैया छर्दी याद रखेंगे, है ना, छर्दी। अब चलते हैं स्थान संश्रय। तो स्थान संश्रय का मतलब होता है कि स्थान संश्रय अवस्था में दोष दूष समूचना प्रारंभ हो जाती है। देखो भैया दोष दूष समूचना अलग से पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में कि दोष दूष समूचना किस अवस्था में प्रारंभ हो जाती है। तो प्रारंभ वर्ड कंप्लीट कर लो, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लेना। प्रारंभ होना, अंत होना, ये दोनों ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो दोष दूष समूचना, समूचना का मतलब होता है मिलना आपस में, है ना, मेल जोल कराना। यानी आपका दोष जो होगा वात पित्त का, दूष्य मतलब आपकी जो धातुएं हैं वो हैं, क्योंकि जब दोष प्रकोपित हो जाएगा तो फिर वो धातुओं को भी दूषित करेगा, है ना, यही शरीर में चलता रहता है। तो ये दोनों कब मिल रहे हैं, प्रारंभ कब हो रहा है, ध्यान रखेंगे, ये हमारे स्थान संश्रय अवस्था में प्रारंभ हो जाता है, दोष दूष समूचना, ठीक है। तो इस दौरान क्या होगा, शरीर में पूर्व रूप लक्षण स्टार्ट हो जाते हैं, अर्थात बीमारी से पहले के जो लक्षण होते हैं गिने चुने 4-5 होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। किसी किसी बीमारी में 1-2 होते हैं, और किसी किसी बीमारी में तो भैया पूर्व रूप होते ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जिनमें पूर्व रूप नहीं होते हैं, है ना। तो इन चीजों को याद रखना, ये फेवरेट क्वेश्चन होता है कि भैया ऐसी कौन सी बीमारी जिनमें पूर्व रूप नहीं होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि सारे के सारे स्रोतो दृष्टि यहाँ पर हो जाते हैं, और देखेंगे यहाँ पर कि खा वैगुणता यहाँ पर मिलती है। तो स्थान संश्रय अवस्था में खा वैगुणता मिलती है, अर्थात यहाँ पर स्थान संश्रय का मतलब क्या है, मतलब खा वैगुणता। खा मतलब होता है खाली स्थान बेटा, और खाली स्थान यहाँ पर मिलेगा, खाली स्थान मिलेगा, वैसे ही यहाँ पर वैगुण हो जाएगा, है ना। वैगुण मतलब वहां पर उल्टा सीधा होने लगेगा, वो अपने स्थान को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, ये होता है खा वैगुणता, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि खा वैगुणता किस अवस्था में मिलेगा आपको, तो आपको बताना है स्थान संश्रय में खा वैगुणता मिल जाएगा। दोष दूष समूचना कब प्रारंभ होती है, स्थान संश्रय में प्रारंभ होती है। फिर कहेंगे दोष दूष समूचना पूर्ण कब हो जाती है, कंप्लीट कब हो जाती है। तो भैया कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो होती है आपकी व्यक्तावस्था, ठीक है। तो व्यक्तावस्था में दोष दूष समूचना कंप्लीट हो जाती है, अर्थात पूर्ण हो जाती है, इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। फिर कहा जाता है कि जब यहाँ पर कंप्लीट हुई तो यहाँ पर आपके शरीर में व्याधि के जो बीमारी है उसके लक्षण प्रॉपर तरीके से प्रकट होने लगेंगे, ठीक है। तो लक्षण प्रकट होना और पूर्व रूप प्रकट होना दोनों में डिफरेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। जब कभी आपकी लाइफ में आपको कभी फीवर आया होगा, तो फीवर में क्या होता है, शरीर में पूरे शरीर में दर्द होना, ये होता है बेटा लक्षण, पूरे शरीर में टूटन, है ना, दर्द होना, ये होता है लक्षण। लेकिन पूर्व रूप क्या होगा कि आप जब मोबाइल देख रहे होगे और मोबाइल देखते देखते आपकी आंखों में जलन होना और पानी आना, समझ जाना कि आप में बुखार आने वाला है, फीवर आने वाला होता है। तो ये होता है पूर्व लक्षण, ये क्या होता है, पूर्व लक्षण। आपकी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, केवल बस आंखों में जलन सी होगी, हल्का हल्का सा दर्द होगा। ऐसा होता है कि नहीं नैना, खुशी, फीवर आते समय ऐसा होता है कि नहीं। चलो, तो आप लोग पूर्व लक्षण भी पहचानने लगे हो, वेरी गुड, है ना। फिर यहाँ पर भेदावस्था में देखेंगे कि भेदावस्था में रोगों के दोषों की प्रधानता के आधार पर भेद स्पष्ट किए गए हैं। तो मैं वही बता चुका हूँ कि यहाँ पर भैया भेद यानी कि हर एक बीमारी के टाइप बताए गए हैं, ठीक है। तो कौन सी बीमारी के कितने कितने टाइप हैं आपको वो बनाने हैं, डिसाइड करने हैं, ठीक। फिर बताया गया भेदावस्था में व्याधि के उपद्रव यानी कि कॉम्प्लिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शरीर में कॉम्प्लिकेशन कब आते हैं, भेदावस्था में, जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उपद्रव, इसे हम क्या कहते हैं, उपद्रव कहा जाता है। अर्थात सभी बीमारियों में जब आप लोग पहले अवस्था में ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, 5 अवस्था तक बेटा जब ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं ना, तो फिर उपद्रव स्टार्ट हो जाते हैं। जब उपद्रव स्टार्ट हो जाएगा ना, तो समझ लेना कि यहाँ पर
कहता है कि चिकित्सा ना करने पर ये रोग भैया असाध्य हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, एक छोटी सी बीमारी भी होगी, उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करोगे, उसको पालते रहोगे। क्या है कि अधिकतर से मेरे ख्याल से महिलाएं रोगों को पालने की कोशिश करती हैं, है ना? जेंट्स नहीं करते हैं, बीमार हुआ तुरंत एक्टिव रहेगा, तुरंत ठीक हो जाएगा, है ना? लेकिन महिलाएं पता नहीं क्या आलस करती रहती हैं और उस रोग को पालने की कोशिश करती हैं। पता नहीं क्या मजा आता है उन लोगों को पालने में। फिर बाद में होता है कॉम्प्लिकेशन, फिर वो सुनाते हैं कि भैया देखो कि हमको इस बीमारी से ये बीमारी हो गई है, पता नहीं हमने क्या किया है। तो ध्यान रखेंगे कि ये कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट ना हो, उससे पहले ही उसको ठीक कर लो, है ना? तो ये सभी लोग याद रखेंगे। तो ये आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं भेदावस्था। तो भेदावस्था तक कोई भी बीमारी को मत लाना, ठीक है? अगर आपके पास भेदावस्था पे कोई पेशेंट आता है तो उससे साफ बोल देना कि देखो मैं इलाज तभी करूंगा, इसको समझा दो, पेशेंट को अच्छे से डील कर लो, क्योंकि आप पूरी दुनिया से घूम के आए हो, मेरे पास आए हो, अर्थात आपने पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, ये सारी अवस्थाएं आप खो चुके हो। अगर आप मेरे पास पहली अवस्था में आ जाते, संचय अवस्था में, तो मैं आपको डेफिनेटली गारंटी से ठीक कर सकता था, है ना? हालांकि गारंटी चिकित्सा में नहीं यूज होती है, लेकिन बोल देना मैं ठीक कर सकता था बहुत अच्छे से। लेकिन आप मेरे पास भेदावस्था में आए हो, अर्थात कहीं ना कहीं ये रोग आपका असाध्य है, तो यहाँ पर समय लगेगा। तो आप यहाँ बहुत जल्दी जल्दी मत करना, है ना? उसको समझा देना पेशेंट को। और यहाँ पर नेक्स्ट देखें कि मनुष्य शरीर प्रमाण। अब किसी के भैया कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकता है,